आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके कि पदार्थ होते हैं। दो टाइप के पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और एक दूसरा होता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को एक ही भागों में, मिश्रण के भागों में बांटा गया है। उसके बाद है तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व को जो है 3 भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु और उपधातु। रासायनिक अभिक्रिया CaCO3 एक ही अकेले में अभिक्रिया कर रहा है। दोनों जो है Ca और CO दोनों अकेले में अभिक्रिया कर रहा है। और यहाँ पे H2O2 जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो फिर यहाँ गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति Zn प्लस H2SO4 जो है अभिक्रिया करके ZnSO4 H2 बना रहे हैं। Zn जो है H2 को हटा के उसके स्थान पे खुद आके SO4 के साथ मिल जा रहा है। उसके बाद है अवक्षेप का बनना। A प्लस B जो है A पीला और B जो है सफ़ेद अवक्षेप होता है। तो A और B मिल के बैगनी बन जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है दोनों में। तो उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। A प्लस B C प्लस D ताप पे रखने के बाद जो है ऊर्जा पे रखने के बाद C प्लस D में परिवर्तित हो जाता है ऊर्जा में। अवस्था में परिवर्तन A प्लस B, A ठोस है और B क्या है, गैस है। दोनों को मिला के दोनों को ठोस और गैस दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। अब है देख लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से क्या बनता है, जल बनता है। H2O2 को मिलाने से क्या बन जाता है, H2O। अब फिर है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की उसकी सूत्र। लेने वाले तत्वों को उनके सूत्र से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक किसे कहते हैं देख लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्वों को अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2, H का क्या है, अभिकारक है, और H2 जो है इधर प्रतिफल निकल के आया है। अभिक्रिया ये अभिकारक है H2O2, और अभिकारक जो है अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या निकल के आया है, मेरा प्रतिफल यानी उत्पाद मेरा बाहर निकल के आया है अभिक्रिया होने के बाद। फिर है ये हम प्रतिफल। तो प्रतिफल उत्पादन अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे अभिक्रिया कराए तो अभिक्रिया के बाद जो बना है उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बन के निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद है समीकरण लिखने का नियम। तो समीकरण लिखने के कितने नियम हैं। तो समीकरण लिखने के अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखना पड़ता है। अभिक्रिया जो है उसको क्या करते हैं, हमेशा जैसे ये कोई समीकरण है तो इसके बाईं ओर क्या करते हैं, अभिक्रिया को लिखते हैं। ठीक, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखना, प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखना। प्रतिफल जैसे ये प्रतिफल मेरा मान के चलिए ये H2O जो है प्रतिफल है, तो इसको क्या करते हैं, हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद फिर है ये जैसे A मान लिए हम, इस साइड बाईं ओर क्या है, अभिकारक है और दाईं ओर प्रतिफल है। यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो इन दो अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह का उपयोग करना। अब जैसे देख लीजिए अभिकारक जैसे कोई H2 है, यहाँ पे O2 है, तो हम क्या करते हैं, H2 और O2 के बीच में प्लस चिन्ह से इसे अलग करते हैं। उसके बाद यदि प्रतिफल भी एक से अधिक हो तो प्लस चिन्ह से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पे जैसे CO2 है, तो CO को क्या करते हैं, CO दे के यहाँ पे जैसे CO दिए प्लस H2, तो ऐसे देते हैं। तो इधर भी क्या करते हैं, बाएं पक्ष में भी क्या करते हैं, बीच में अभिकारक अगर 2 है तो 2 या 2 से अधिक हो तो प्लस का चिन्ह दे के उसे अलग करते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद फिर देख लेते हैं अब क्या है, अभिकारकों और प्रतिफलों को
तीर चिन्ह से अलग करते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल जैसे होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अभिकारक है और प्रतिफल है, तो ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल हो गया, तो दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, तीर चिन्ह से अलग करते हैं। तो वही है, अभिकारकों और प्रतिफलों को क्या करते हैं, तीर चिन्ह से अलग करते हैं। अब है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण दो टाइप के होते हैं, संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे H2 + O2, H2O असंतुलित है। असंतुलित कैसे है, तो यहाँ पे देख लीजिए, परमाणुओं की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में भी 2 है, और इधर हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन में 1 है। तो दोनों साइड समान नहीं है, असमान है, तो इसलिए ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अगर यहाँ भी मेरा 2 पुर जाता तो ये संतुलित होता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये क्या है, असंतुलित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इधर कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर CO2, कार्बन इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये सिर्फ O के लिए है। अगर यहाँ पे लग जाता मेरा चल के चलिए, अगर यहाँ पे रहता CO, तो ये कार्बन के लिए भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये इसके पे है, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए 2 है। तो ये क्या है, संतुलित है। इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब देख लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या समान न रहे, असमान रहे, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + O2, तो हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है। H2O, इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, असंतुलित है। काहे कि ऑक्सीजन मेरा 2 पुराना है, ऑक्सीजन तो इधर 2 है, इधर लेकिन क्या है, 1 है, तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो रहा है कि समान नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन तो मेरा पूर्ण है 2 का 2, लेकिन ऑक्सीजन मेरा क्या है, समान नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब फिर देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। तो अब क्यों करना चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित, ये देख लेते हैं। H2 + O2, H2O, तो ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन इसमें क्या है, 2 है, परमाणु भार मान लेते हैं हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, परमाणु भार मान लेते हैं इसका 16 होगा, ठीक। तो क्या है, 16 दूनी के 34, और इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन 1 है, तो 1 दूनी 1, तो 16 दूनी के 32, यहाँ सॉरी, यहाँ पे 32 है, तो 32 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 34 इधर पुर रहा है, मेरे बाएं पक्ष कितना पुर रहा है, 34, और इधर देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 है, तो 2 × 1 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, तो 16 और 2 जोड़े तो 18, इधर मेरा 34 पुर रहा है और इधर कितना पुर रहा है, 18। अगर मान के चलिए सपोज दैट ये कोई पेन है और इसमें जो है इंक है, ये 50 ग्राम ले लेते हैं, 50 ग्राम इसमें इंक है और 50 ग्राम जो है इसका पेन का रबर है, तो 50 ग्राम दोनों को मिलाने के पे हमें कितना 100 ग्राम पुरना चाहिए, तब तो मेरा ये पेन बनेगा। आखिर 50 ग्राम इंक है तो 50 ग्राम रबर भी है, तो दोनों मिला के हमको कितना पुरना चाहिए, 100 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कितना पुर रहा है, इधर 34 है, इधर 18 है, तो अंतर है। तो इसी को संतुलित करने के लिए हमें परमाणु संख्या जोड़ के इतना पुराना पड़ता है, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। और तो यहाँ A 50 ग्राम ले लिए, B 50 ग्राम ले लिए, तो AB मेरा कितना निकलना चाहिए, 100 ग्राम बनना चाहिए, तो वही है, ठीक। इसलिए हमें संतुलित करना पड़ता है। अब है यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये फिलहाल नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन मेरा 2 है, ऑक्सीजन 2 है इस साइड बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हमें दोनों साइड बराबर पुराने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ हम 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरा 4 हो जाता है और ऑक्सीजन 2 हो जाता है।
अब तो इधर हाइड्रोजन 2 था, इधर 4 हो गया, फिर उससे असंतुलित हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, इधर भी हम हाइड्रोजन में 2 से गुना कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ भी 4 और ऑक्सीजन 2, तो संतुलित हो गया। इधर भी अब हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 पुर रहा है, इधर भी हाइड्रोजन 4 पुर रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए है तो ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, तो ऑक्सीजन भी मेरा 2 पुर रहा है, तो संतुलित हो गया। अब है यहाँ पे नाइट्रोजन Na यहाँ पे Na+O2 है, Na2 प्लस O है, तो Na मेरा Na का संख्या यहाँ कितना है, नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन का संख्या 2 है। नाइट्रोजन यहाँ भी कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 पुराना है। तो पहले ऑक्सीजन यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन में यहाँ पे कितना है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 पुराना पड़ेगा, तो हम ऑक्सीजन में पहले 2 से करते हैं गुना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में यहाँ पे लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन भी मेरा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और ऑक्सीजन मेरा 2 हो जाता है। यहाँ पे अब अगर नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ हम 1 में 4 से गुना कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन भी 4 हो जाता है, ऑक्सीजन 2 पर पहले से है, तो संतुलित हो गया। इसी तरह से फिर यहाँ पे Mg+ है, Mg+2HCl, तो मैग्नीशियम मेरा इधर कितना है, 1 है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना, हाइड्रोजन 1 है, और क्लोरीन है कितना है, तो 1 है। इधर Mg कितना है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, HCl में यहाँ क्या करते हैं, हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देते हैं, तो मेरा हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मेरा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है ही, तो यहाँ भी 2 से अगर गुना कर देंगे तो मेरा हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक, 2 लगा लेते हैं। अब फिर देख लेते हैं, यहाँ AlCl3 है, एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम 1 है और क्लोरीन कितना है, तो 3 है। अब इसको क्या करेंगे हम, अगर इसमें 2 से गुना कर दें तो मेरा क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 पुर जाता है, और इधर कितना है, एल्युमिनियम 1 है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये कितना है, OH मेरा कितना है, 3 है, और Cl कितना है, तो Cl मेरा 2 है, Ca मेरा 1 है। अगर यहाँ पे हम क्या करें कि Ca में 3 से गुना कर देते हैं, तो मेरा क्लोरीन कितना पुर जाता है, 3 दूनी के 6 पुर जाता है, और कार्बन मेरा 3 पुर जाता है, ठीक। कार्बन मेरा इधर भी 3 है, इधर भी 3 पुर गया, क्लोरीन मेरा इधर भी 6 है, इधर भी 6 पुर गया है। और उसके बाद जो है अब OH में अगर यहाँ पे हम क्या करें, एल्युमिनियम में यहाँ पे 2 से 2 लगा दें, तो क्या करेंगे, मेरा OH भी मेरा 6 पुर जाएगा, और इधर भी Al में अगर 2 से गुना कर दें तो मेरा Cl भी क्या पुर जाता है, 6 पुर जाता है, ठीक। तो इस तरह से मेरा ये भी संतुलित हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ अगली क्या है, आगे है रासायनिक समीकरण से पदार्थ प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, तो देख लेते हैं, H2+O2 2H2O। अभिकारक कौन है, अभिकारक कौन है, अभिकारक के बारे में पता चलता है कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल का क्या बना, इसके बारे में पता चलता है कि प्रतिफल क्या बना, अभिकारक के कितने परमाणु और कितने अणु लिए, ये पता चल जाता है कि अभिकारक और प्रतिफल में कितने परमाणु और कितने अणु लिए। उसके बाद प्रतिफल के कितने अणु लिए ये पता चल जाता है। तो इतने चीज़ें हमें क्या पता होता है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं से पता चलता है। फिर है रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग के लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो लाभ में हमें क्या मिलता है, इससे कि समय की बचत होती है, कम कागज की आवश्यकता पड़ती है, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी मिलती है और लिखने और समझने में आसानी होता है। अब फिर है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो सीमाएं कौन सी है, गैस की जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण से क्या होता है, हमें गैस की जानकारी नहीं देता है। दूसरा क्या हो जाता है कि भौतिक अवस्था की जानकारी होती है, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हैं, इस बात का पता नहीं चलता, और दशाओं की जानकारी नहीं देता है, ठीक।
तो हमें इतने चीज़ों की पता चलती है। अब फिर मेरा है इधर अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार कहते हैं संयोजन, संश्लेषण और अभिक्रिया। H2 + O2 H2O होता है। 2 या 2 से अधिक यौगिक, यहाँ से लिखना है, 2 या 2 से अधिक यौगिक को जोड़ने का काम करता है। कौन सा? तो संयोजन में 2 या 2 से अधिक यौगिक को जोड़ने का काम करता है। अब फिर है वियोजन या अपघटन क्या है? वियोजन या अपघटन क्या है? अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो जब एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिकों को टूट जाए तो उस अभिक्रिया को वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 है और ये CaO अलग टूट गया और CO3 ये क्या हुआ? CO2 अलग टूट गया। तो टूटना को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक जब आपस में टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक यौगिक जब आपस में जुट जाए, जुटना को संयोजन और टूटना को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब फिर है यहाँ पे देख लेते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक को विद्युत की सहायता से अपघटित किया जाए तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl को संतुलित कर लेते हैं। 2NaCl को वैद्युत पे अगर विद्युत के द्वारा अभिक्रिया कराया जाए तो वो क्या होता है? NaCl 2NaCl2 देता है। ठीक, अभिक्रिया होने के बाद। और उसके बाद है फिर यहाँ पे 4 नंबर में देख लेते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी परमाणु या परमाणु के समूह को उसके विलयन से उससे अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn + CuSO4 का अभिक्रिया अगर कराया जाए तो ZnSO4 + Cu हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि Zn जो है Zn Cu से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करता है कि Cu को हटा के उसके स्थान पे खुद चले जाता है, SO4 से अभिक्रिया कर लेता है Zn। अब यहाँ पे देख लेते हैं Zn से भी है कोई पावरफुल। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि K क्या करता है? Zn को हटा के और SO4 से खुद अभिक्रिया करके Zn को हटा के उसके स्थान चले जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं क्रियाशील श्रेणी किसे कहते हैं? जो ज़्यादा क्रियाशील हैं वो अपने से कम क्रियाशील को हटाकर खुद उसके स्थान पर आ जाता है। तो क्या करता है? Zn को हटा के उसके स्थान पे खुद आ जाता है। तो क्या है? अधिक क्रियाशील है। ठीक, उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे 2 यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB + XY AY और XB में निरूपित NaCl + नाइट्रोजन क्लोरीन + Ag एल्युमिनियम AgNO3 से अभिक्रिया कराने के बाद NaNO3 + AgCl। Ag क्या करता है? खुद को Cl के स्थान पर और Cl को Ag के स्थान पर भेज के NaCl AgCl से अभिक्रिया कर लेता है। अपने मूलकों को दे दिया जाता है। ठीक, मूलकों को इसको ये और इसको ये दे देता, आदान प्रदान कर लेता है। ठीक, तो वही है। अब है यहाँ पे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाए
उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 अवक्षेप करता है तो उसके बाद NaNO3 प्लस AgCl बन जाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं जो कि मोस्ट VBI इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है इसमें। वो इसलिए पूछा जाता है कि ये जो है एक्सरसाइज 2 में भी दिया गया है अम्ल, भस्म और लवण, और 1 में भी इसके बारे में पूछ लिया गया है, तो दोनों में पूछ लिया, 2 एक्सरसाइज में आता है, इसलिए ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है यहाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल प्लस भस्म, अम्ल और भस्म को मिला के बनता है क्या, लवण और जल बनता है। अम्ल जो कि स्वाद में क्या होता है, HCl खट्टा होता है, और भस्म जो है, भस्म स्वाद में क्या होते हैं कि कड़वा होते हैं, NaOH, भस्म स्वाद में कड़वा होते हैं। और लवण, दोनों को मिला के लवण और जल जो बनता है, तो लवण क्या होता है कि ना तो खट्टा होता है और जल ना तो कड़वा होता है, तो दोनों के स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो उदासीनीकरण, जब इसका लिखेंगे कैसे, जब कोई अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराता है तब लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपूर्ण हो, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। H2 प्लस Cl को धूप में अगर रखा जाए तो वो क्या होता है कि 2HCl बन जाता है। अब जैसे H2 प्लस Cl है, इसे अगर किसी बंद कमरे में रख दिया जाए बिना, जहाँ धूप का आदान प्रदान नहीं हो, तो ये आपस में कभी अभिक्रिया नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, चाहे कितने दिन भी रह जाए H2 प्लस Cl, तो ये क्या करेंगे कि आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे जब तक इसे धूप में नहीं दिया जाए। और अगर उसी को धूप में दे दिया जाए तो H2 और Cl जो है आपस में अभिक्रिया करके तुरंत 2HCl बना लेगा। ठीक, अब देख लेते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीकरण जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ की जुड़े, ऑक्सीकरण जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले। और अवकरण में क्या हो जाता है कि अवकरण में होता है जब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन किसी यौगिक से बाहर निकले। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन, अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक, तो दोनों में अंतर यही है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं C प्लस O2 CO2 हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 और यहाँ H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है H2 के साथ अभिक्रिया के लिए, और O2 क्या कर रहा है, अवकरण कर रहा है O के साथ अभिक्रिया कर लिए। यहाँ Cu जो है Cu के साथ अवकरण कर रहा है, और O क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है H2O के साथ। तो इसके साथ ये केमिस्ट्री क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो हैं चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो रहा है। अब से है कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहां तक हो सके आप अपने दोस्तों में भी भेजें, ताकि हम और भी अच्छे और अगले एक्सरसाइज का वीडियो भी हम नेक्स्ट टाइम जल्द ही आप लोगों को भेज रहे हैं।